जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने एक तो वॉल्यूम 2 में से कुछ क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर 21 और चैप्टर 20 के, उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद असेसमेंट टेस्ट 2 की डिस्कशन हमारी पेंडिंग है, तो असेसमेंट टेस्ट 2 डिस्कस होगा और उसके बाद ई मार्किंग के हवाले से कुछ गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये 3 चीज़ें आज के लेक्चर में हमने प्लान की है। कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये कुछ केस स्टडीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो वॉल्यूम 2 में सबसे पहले आइए चैप्टर 21। चैप्टर 21 में हमने टॉपिक कवर किए थे गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर और ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। इसमें आपको होम असाइनमेंट दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 और 14 ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए कोई इशू। जी, ये पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है की ऑडिट मैटर पे। कह रहे यू आर ए पार्टनर इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एनुअल ऑडिट ऑफ प्रीवियस क्लाइंट्स आर एट फाइनलाइजेशन स्टेज, and since this is the first time that ISA related to key audit matter is to be applied, several issues have been referred to you for guidance. These include issues बता रहा है ABC requirement में कह रहा है advise the concerned partners managers with respect to above matter. एडवाइस करना है, हमने बताना है इन इश्यूज के ऊपर, कमेंट्स देने अपने, क्या ये इश्यूज में जो कंसेप्ट उसने बताया वो ठीक है या गलत। अगर गलत है तो क्यों गलत है। An adverse report is being issued in the case of Munir Limited. The draft report also contains certain matter as key audit matter. जी, क्या एडवर्स रिपोर्ट इशू कर रहे हो, क्या फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं? कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करते। एडवर्स ओपिनियन के साथ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्या जिस चीज के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा है, जिस इशू के ऊपर, वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगी। ठीक है, वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगी, वो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में डिस्कस होगी। क्लियर होगी ये बात। बी, ए क्वालिफाइड रिपोर्ट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द ऑडिट मैनेजर ऑफ नादिर लिमिटेड एज द कंपनी हैज फेल्ड टू मेक सर्टेन प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। कह रहा है कि मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन आर मेंशन्ड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन। जी, क्या ये ठीक किया उसने? नहीं। जो डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन है, मिस स्टेटमेंट की डिटेल है, वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्कस होनी चाहिए, की ऑडिट मैटर में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। सी, द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ज़िया लिमिटेड includes details of key audit matter of only the current period. However, the opinion has been expressed on current as well as prior year. देखिए, जो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं उनमें तो हमारे सिलेबस में स्टैट्यूटरी ऑडिट ही है, उनमें तो हर साल ऑडिटर अपॉइंट होता है और वो करंट पीरियड पे ही ओपिनियन रिपोर्ट दे रहा होता है। लेकिन पॉसिबल है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के केस में जिनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं, कि वो पिछले 1 से ज़्यादा सालों के लिए ऑडिटर को एंगेज किया जाए ऑडिट करने के लिए। ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये कंसेप्ट। ठीक है, कि 1 से ज़्यादा अब अगर सालों के लिए हम एंगेज होते हैं ऑडिट करने के लिए तो हमने क्या करना है। लेकिन जो कंसेप्ट पूछ रहा है वो हमारे सिलेबस में है। वो क्या पूछ रहा है कि करंट और प्रायर पीरियड दोनों का ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में प्रायर पीरियड जो है उसके की ऑडिट मैटर आएंगे, करंट के या दोनों के? करंट के की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो सिर्फ करंट पीरियड से रिलेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या उसने ठीक किया? सी सिचुएशन में ठीक किया उसने? बिल्कुल ठीक किया उसने। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और इशू हो तो बताइए। कोई इशू नहीं और, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं।
कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द शॉर्ट कमिंग इन द फॉलोइंग पैराग्राफ और ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ जावेद लिमिटेड। अच्छा बताइए, क्या आई कैप हमें कोई पैराग्राफ ड्राफ्ट करने को कह सकता है? रिपोर्ट का कोई पैराग्राफ, मॉडिफाइड ओपिनियन जैसे एमसीओ मैटर पैराग्राफ, जैसे अदर मैटर पैराग्राफ, जैसे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, जैसे की ऑडिट मैटर, क्या ड्राफ्ट करने को कह सकता है? मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करने को कह सकता है, या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, या दोनों में से कोई भी? दोनों में से कोई भी कह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में नॉर्मली मेंशन कर देगा कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करें, ठीक है, या मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करें, और ब्रैकेट में लिख देता है बेसिस फॉर मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं रिक्वायर्ड, मॉडिफाइड ओपिनियन तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन जनरल रखे वर्डिंग ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन पैराग्राफ, तो फिर बेहतर होता है दोनों लिख दें। अब बातें एमसीओ मैटर, हेडिंग दे दी उसने, हेडिंग आती है क्या? पैराग्राफ मॉडिफाइड पैराग्राफ हेडिंग आती है। अच्छा, we draw attention to the fact that the company has accumulated losses of rupees 115 million and certain payments against long term loan were overdue. Accumulated losses है, accumulated losses को अंडरलाइन कीजिए, loans were overdue इसको अंडरलाइन कीजिए। As at 30th December 2012, its total liabilities exceed its total assets. Total liabilities exceeds total assets, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। These conditions indicate the existence of a material uncertainty that the company may be unable to continue as going concern. जी, इसमें से 3 आपने शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करनी है, 3 जी। सबसे पहले नोट का रेफरेंस नहीं, शाबाश, हेडिंग गलत है, हेडिंग कौन सी आनी चाहिए? शाबाश, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, तीसरी गलत है। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, शाबाश, ये 3 गलतियां। ठीक है, 4th एरर जो आइडेंटिफाई किया वो उसको रहने दे, वो एम्बिगुअस एरर है। 3 एरर्स हमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये जो 3 एरर्स मैंने आपको बताया, हेडिंग अप्रोप्रिएट नहीं, नोट्स टू द अकाउंट का रेफरेंस नहीं दिया, और स्टेटमेंट नहीं लिखी आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 पे आइए। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि यू आर द मैनेजर इन चार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हारून प्राइवेट लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू नोटिस सर्टेन कंडीशन व्हिच क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न को अंडरलाइन कर ले, हमें पता चल गया गोइंग कंसर्न में से क्वेश्चन बना रहा है। You have discussed the issue with the client, which further revealed that the management has developed certain plans to cope with the situation. मैनेजमेंट ने सर्टन प्लान बनाए हुए हैं। जब मैनेजमेंट ने सर्टन प्लान बनाए हुए हों, हमने क्या करना होता है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करना है। आगे क्या कह रहा है? बट ऑन द बेसिस ऑफ योर असेसमेंट ऑफ देयर प्लान, लेकिन जब आपने असेसमेंट की, यू कंक्लूडेड दैट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो मोर एप्रोप्रिएट। यू कंक्लूडेड को अंडरलाइन कीजिए जरा। मुझे बताइए, जब उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कंक्लूडेड, इसका क्या मतलब? वो क्या कहना चाह रहा है कि हमने प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करके इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब क्या हमने वो प्रोसीजर बताने हैं कि ये ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, कंफर्म करने के लिए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं? नहीं करने। कंक्लूडेड के वर्ड से हमें पता चला कि वो इस नतीजे पे पहुंच चुका है। हाँ, कर लिया उसने जो भी करना था। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? concluded that the going concern assumption is no more appropriate। बताइए 3 में से कौन सी सिचुएशन है? गोइंग कंसर्न assumption appropriate, not appropriate, या appropriate but material uncertainty exist? क्वेश्चन में दे दिया उसने, नॉट अप्रोप्रिएट पे पहुंच जाए। फिर कह रहा है एडवाइज द क्लाइंट एज टू व्हाट शुड बी डन इन द अबव सर्कमस्टेंसेस। क्लाइंट को बताओ क्या करना चाहिए। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाइए, जिसमें आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन खत्म कर देनी है और उनको मार्केट वैल्यू पे, रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करवाना है। हाँ, और डिस्क्लोज कर दे कि गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं। शाबाश। बी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी उसने गलत ड्राफ्ट किया। व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म इफ द मैनेजमेंट एग्रीज टू योर प्रपोजल। यहाँ पे होना चाहिए व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म को काट के लिख लीजिए,
व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन योर रिपोर्ट? क्योंकि प्रोसीजर तो परफॉर्म कर चुका है भैया, ऊपर कह तो चुके हैं, असेसमेंट हो गई है, कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर से मुराद उसकी यही है कि आगे ऑडिटर क्या करेगा अगर मैनेजमेंट एग्री ना करे। लेकिन ये अल्फाज लिखने से ज्यादा बेहतर था वो ये अल्फाज लिखता कि रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा। इफ द मैनेजमेंट एग्रीज टू योर प्रपोजल, अनमोडिफाइड ओपिनियन, शाबाश। और मटीरियल अनसर्टेनिटी वाला पैरा नहीं आएगा, पक्की बात है, बिल्कुल शाबाश। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा बताने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस में। सी इफ द मैनेजमेंट डज नॉट एग्री, ड्राफ्ट एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन फॉर इंक्लूजन इन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैनेजमेंट एग्री, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। जरा एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग बता दीजिए क्या होगी? इन आवर ओपिनियन, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर adverse opinion section in our report, financial statements do not give true and fair view। इसके बाद सोल्यूशन में बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ उसने ड्राफ्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो हमसे गोइंग कंसर्न के ऊपर ड्राफ्ट करे, लेकिन अगर पूछ लेता है हमें तो हमें पता होना चाहिए, हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो ऊपर उसने इंफॉर्मेशन दी है, कुछ हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एक्सीड कर रही हैं करंट एसेट्स से, एडवर्स रेशोज हैं, कंटिन्यूइंग लॉसेज हैं, इन चीज़ों की वजह से कंडीशन फॉर अनसर्टेन मटीरियल, इन चीज़ों की वजह से गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है। लेकिन मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर की हुई हैं। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में ये वर्डिंग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइज वर्डिंग नहीं होती, हमने उस इश्यू को एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाज में, ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्डाइज वर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन क्रॉस कर दें। 6 आपने प्रैक्टिस नहीं करना, 6 प्रैक्टिस नहीं करना। ये क्वेश्चन ठीक नहीं बनाया हुआ, मतलब मेरे ख्याल में ये जिस बॉडी का क्वेश्चन है इसमें थोड़ा से ड्राफ्टिंग सही नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन 6 हमारे पास, इसके अलावा क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। अब ये पहली दफा पढ़ें तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आती, ठीक है, और फिर जब सोल्यूशन देखें हर गलती समझ आ रही होती है, अच्छा ये भी गलती है, ये भी गलती है, सही कह रहा है वो, ठीक है। तो इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखिए, इससे आपने अपनी परफॉर्मेंस वैल्यूएट नहीं करनी, ओहो ये क्वेश्चन तो मेरे से बिल्कुल हल नहीं, उसका मतलब मुझे टॉपिक में कुछ भी नहीं आता, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। कह रहा है क्रिटिकल एनालाइज, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टेड बाय असलम। रिपोर्ट को क्रिटिकली एनालाइज करें। क्या कहना चाह रहा है? क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है? गलतियां निकालो भाई, इसमें कोई है तो, ठीक है। You are the audit manager of Zia Yaqub and Company Chartered Accountants. You have asked Aslam, one of the team members assigned on the audit of Black Sugar Limited, to draft the audit report for the year ended 31st May 2018. The extracts from the draft report are as follows. सबसे पहले एडवर्स ओपिनियन, पहले ओपिनियन ही आता है ना, एडवर्स ओपिनियन। In our opinion, except for the effects of the matter described in the basis for adverse opinion section of our report, the accompanying financial statements present fairly in all material respects the financial position of the company as at 31st May and its financial performance and cash flow for year then ended. यहां तक बताइए कोई इशू नजर आया जी? हाँ, हेडिंग एडवर्स ओपिनियन की दे रहा है और वर्डिंग क्वालिफाइड ओपिनियन की यूज कर रहा है, ठीक है। हेडिंग या ओपिनियन में से किसी एक चीज को चेंज होना चाहिए। प्रोबेबली आप ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि हेडिंग शुड बी चेंज, ठीक है, टू स्टेट क्वालिफाइड ओपिनियन, या ये भी डिस्क्रिप्शन या ये भी लिख सकते हैं कि ओपिनियन इज नॉट करेक्टली ड्राफ्टेड या करेक्टली वर्डेड, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर की बजाय हम कौन सा ओपिनियन देंगे? फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरी गलती क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंशन नहीं किया उसने। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, द कंपनी स्टोर एंड स्पेयर कंसिस्ट ऑफ कैपिटल स्पेयर ऑफ मशीनरी फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन ऑफ
sugar during the crushing season. These are carried at lower of cost and NRV as per IAS2. Store and spare को IAS2 कौन सा होता है आपको पता है? नहीं पता तो बताया कैसे? IAS2 इन्वेंट्री का पता है? कैसे पता है आपको भला? इंट्रो में पढ़ा। ये रिपोर्ट किसके लिए बनती है? यूजर के लिए। यूजर ने इंट्रो पढ़ी होगी, उनको कैसे पता चलेगा IAS2 किस ब्लॉक का नाम है, किस इश्यू से रिलेट करता है? उसने सीए किया होगा। अच्छा ठीक है, नहीं किया होगा उसने सीए? हाँ जी बिल्कुल। तो कहेंगे भाई पहले सीए कर फिर बाद में रिपोर्ट पढ़ें। तो IAS2 के साथ इन्वेंट्री लिखना याद रखिए। प्रोफेशनली जब हम लेट कम्युनिकेशन ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो हम एब्रीविएशंस वगैरह यूज नहीं करते। आपने भी नोट किया होगा ड्यूरिंग सेशन कि मैंने एब्रीविएशन बहुत कम यूज किए हैं। मेरी कोशिश होती है कंप्लीट वर्ड ड्राफ्ट कर दूं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एब्रीविएशन को यूज नहीं किया जाता और जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं इनका नाम भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी एक गलती। IAS2 को अंडरलाइन कर लें, इसके साथ बताना हमने इन्वेंट्रीज का। द कंपनी CFO को अंडरलाइन करें। पर्सनली हो गए हम CFO के साथ, नहीं लग रहा आपको? CFO के बजाय बेहतर नहीं था वर्ड मैनेजमेंट यूज करते? CFO नहीं, बेहतर होता है कि हम मैनेजमेंट, न्यूट्रल वर्ड है मैनेजमेंट, ठीक है। CFO CEO वगैरह किसी डायरेक्टर का नाम यूज कर लेना ये थोड़ा पर्सनल होने वाली बात है। हैज रिफ्यूज टू रिक्लासिफाई इट एज कैपिटल स्टोर एंड स्पेयर एज पर IAS16। अब बताइए क्या? हाँ आप सीख गए ना, आप IAS अंडरलाइन करें IAS16 को, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है गलती क्या है, ठीक है। इसका भी टाइटल आना चाहिए। क्या फिक्स एसेट है टाइटल इसका? नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। PPE नहीं लिखना मेरे भाई, नहीं। As it would adversely affect the current ratio as prescribed by financial institution। CFO कह रहा है कि हमारी करंट रेशो कम हो जाएगी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी बैंक ने प्रेस्क्राइब किया, इसलिए हम इसके एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। क्या ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर की बात होती है कि मैनेजमेंट की? ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता और डायरेक्टर रिपोर्ट में ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता। अगर आपने लॉ में पढ़ा होगा कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो तो वो कहाँ पे देते हैं डायरेक्टर्स? मैनेजमेंट कहाँ देती है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। पढ़ा लॉ में? डायरेक्टर्स रिपोर्ट के जो कंटेंट्स एलिमेंट्स होते हैं होता था कि एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। अगर ऑडिटर का ओपिनियन, अगर कोई रिजर्वेशन है ऑडिट रिपोर्ट में उसको एक्सप्लेन करना है, याद आया? तो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट रिपोर्ट में नहीं, डायरेक्टर रिपोर्ट में आएगा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट का नहीं। डायरेक्टर रिपोर्ट में मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिटर का नहीं। अपना अपना एरिया ना। We verified the company's record and ascertained conclusively the value of capital spare at ₹100 million। बताइए इसमें क्या मसला है? हाँ, परसुएसिव कंक्लूसिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव होता है? परसुएसिव। तो हम कहेंगे ऑडिटर कंक्लूसिव तो चीजें वेरीफाई करता ही नहीं है, वो तो परसुएसिव करता है। Had the management stated them as capital spares, non-current asset would have been increased by ₹100 million and consequently current asset would have been reduced by the same amount। इसमें गलती निकाली है। अमाउंट लिखने चाहिए, सेम अमाउंट नहीं लिखना चाहिए जी। और बताइए इसमें कोई गलती जी? ये गलती हिंट दे देता हूं आपको, ये गलती आप इंट्रो में भी करते थे। प्रॉफिट पे इफेक्ट, प्रॉफिट पे इफेक्ट क्यों आएगा? और किस एरियाज में इफेक्ट आएगा जो बताना है? नहीं, डेप्रिसिएशन। शाबाश। जब भी फिक्स एसेट्स के कैपिटलाइजेशन की गलती होती है क्या डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं आता? डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी तो आता है, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी। ये ले भाई, ये 100 रुपया ले। आगे चलते हैं। तो इसमें इफेक्ट उसने कंप्लीट नहीं बताया, एक्सपेंस पे भी इफेक्ट उसे डिस्कस करना चाहिए था। नेक्स्ट एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ।
वी ड्रा अटेंशन टू नोट 2 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चलो रेफरेंस दे दिया उसने, विच डिस्क्राइब द अर्ली अडॉप्शन ऑफ IFRS 2, जो बता रहा है कि IFRS 2 हमने अर्ली अडॉप्ट, क्या हम अर्ली अडॉप्ट कर सकते हैं किसी स्टैंडर्ड को? कर सकते हैं, हमसे मैटर पैराग्राफ के एग्जाम्पल में पढ़ा था। हाँ तो ये भी मसला है ना, बिल्कुल इसको भी कर लो, लेकिन चूंकि वो नेचर ऑफ एरर एक जैसा है तो इसीलिए मैंने अज्यूम किया कि आपको समझ लगी होगी, लेकिन मेरी असम्पशन गलत थी। IFRS 2 के साथ भी मेंशन करना चाहिए, ठीक नहीं पता, लेकिन बता देंगे ना कि टाइटल ऑफ IFRS 2 शुड बी इंक्लूडेड। ये मेरा ख्याल है ये IFRS 2 बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, शेयर बेस्ड पेमेंट का है, शाबाश, शेयर बेस्ड पेमेंट का, चलिए ठीक है। However, due to time limitation, certain disclosures required by IFRS 2 could not be provided in the financial statements. कह रहा है कुछ डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं हो सके, तो ये क्या हो गया, पक्की बात है मिस स्टेटमेंट। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक कर दिया उसने। अब बताइए गलती क्या हुई कि मिस स्टेटमेंट है लेकिन एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड, क्या मिस स्टेटमेंट हो तो एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर लें, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नहीं होती, ये कुछ एरर्स थे। तो बताइए अब इस रिपोर्ट में हमें कौन कौन से एरर नजर आए? हमने देखा जो हेडिंग है और जो ओपिनियन है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। इसके बाद क्या एरर हमने आइडेंटिफाई किया? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन नहीं था, उसने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में CFO का नाम यूज किया था, हालांकि उसे मैनेजमेंट का नाम यूज करना चाहिए। इफेक्ट जो बताया, क्वांटिफिकेशन बताई, वो कंप्लीट नहीं बताई एक्सपेंस के ऊपर, और स्टैंडर्ड के नाम यूज नहीं किए उसने, नंबर सिर्फ यूज करता रहा। कंक्लूसिव का वर्ड यूज किया, रिपोर्ट में कंक्लूसिव का वर्ड यूज नहीं करते। और एमसीओ मैटर में क्या फर्क था, मिस स्टेटमेंट की जगह पे एमसीओ मैटर दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा ड्राफ्ट ए क्वालिफिकेशन पैराग्राफ that may have to be included in the audit report. You may assume necessary details. अब ये situations दी हुई हैं। A, company is not charging depreciation on a building. अच्छा, इसमें बेहतर है ड्राफ्ट ए क्वालिफिकेशन पैराग्राफ उसने कहा है, क्लियर नहीं बताया कि उसने क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, यहां पे चूंकि क्वालिफाइड ओपिनियन ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा अहम है, तो इससे जो हम नतीजा निकाला हमने कि वो क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ करवाने को कह रहा है हमें, या एडवर्स जो भी है, बेसिस नहीं। लेकिन बेहतर होगा अगर आप एग्जाम में इस वर्डिंग यूज करें, क्वालिफिकेशन पैराग्राफ या मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, दोनों लिख दें। द कंपनी इज नॉट चार्जिंग डेप्री। अब मैं आपको ये सिखा नहीं रहा कि कैसे ड्राफ्टिंग होनी है, सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं कि पैराग्राफ कौन सा आएगा। The company is not charging depreciation on building which was constructed during the year on freehold land belonging to company at a cost of rupees 128 million. Management is of the view that land and building are part of the same class of assets and no depreciation required to be charged thereon because the value of such asset is expected to increase considerably in future. बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी क्या? नहीं, लैंड पे नहीं होगी, बिल्डिंग पे होगी, लेकिन कह रहा है वैल्यू बढ़ेगी। भाई वो तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। हमने जब कॉस्ट में लिखे होते हैं तो मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं हम। मिस स्टेटमेंट है, कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड। ठीक है, अगर इफेक्ट जो है मटेरियल है तो उसने इफेक्ट हमें बताया कहीं? मटेरियल है कि परवेसिव है? हाँ, एज्यूम कर लीजिए कि इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। ओपिनियन का फर्क आएगा, लेकिन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग सेम होगी। अगर सिर्फ एक एज्यूम करना है, दोनों ड्राफ्ट नहीं करने। ये नहीं कि एक दफा मटेरियल एज्यूम करके मटेरियल ड्राफ्ट करें, दूसरा परवेसिव एज्यूम कर, ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। एक ही ड्राफ्ट करना है, या मटेरियल के साथ कर लें या परवेसिव के साथ कर लें। ठीक है, बेहतर है मटेरियल के साथ कर लें। ठीक जी, वो सिखाने की जरूरत तो नहीं है अब कि क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी और बेसिस फॉर। ठीक है,
वो हम उस लेक्चर में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। B, a customer of the company has filed a suit claiming damages of rupees 4.6 million on account of company's failure to meet a deadline for supply of certain goods. Company has filed a counter claim of rupees 5.5 million against the same customer on account of the customer's failure. No provision has been made in the books of the company as the company's lawyers are not very sure about the outcome of lawsuit. जब lawyer sure नहीं है तो क्या होता है, डिस्क्लोज करते हैं। You have discussed these matters with your manager who believe that amounts involved are material. अब बताइए क्या कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं? जे नो प्रोविजन हैज बीन मेड, प्रोविजन नहीं उसने रिगार्ड की, ठीक है, प्रोविजन रिगार्ड होनी भी नहीं चाहिए थी। अब या तो हम एज्यूम करेंगे कि उसने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। आपके ख्याल में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या नहीं किया को क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, लेकिन अगर किया होता तो फिर लेकिन फिर मॉडिफिकेशन क्या होती भला? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, फिर ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन की तरफ चला जाता, फिर एक्सेप्शनल लिटिगेशन की तरफ चला जाता अगर क्वेश्चन मिल। बल्कि बेहतर है यहां पे लिख दें, एज्यूम दैट मैटर हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिख दें। एज्यूम दैट, बी के एंड पे, एज्यूम दैट मैटर हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए क्वालिफिकेशन पैराग्राफ उसने जनरल वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन ही आएगा। मे बी क्वालिफिकेशन पैराग्राफ का वर्ड यूज किया है तो एडवर्स ओपिनियन आ जाए, मे बी। अगर तो वो हमें कहता है ना क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, जो क्वालिफिकेशन पैराग्राफ है ना, ये वर्डिंग टेक्निकली गलत है, उसे यूज नहीं करनी चाहिए। जब वर्ड यूज करता है ना मॉडिफिकेशन पैराग्राफ या क्वालिफिकेशन पैराग्राफ, इसका मतलब है इस इश्यू की वजह से रिपोर्ट में जो भी अमेंडमेंट हो रही है वो बताओ। लेकिन जब कहेगा ना क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करो, क्वालिफाइड ओपिनियन, तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना, ठीक है। फिर क्वालिफाइड, यहां पे जो वर्डिंग होनी चाहिए ड्राफ्ट ए क्वालिफिकेशन पैराग्राफ की बजाय लिख लें मॉडिफिकेशन पैराग्राफ। रिक्वायरमेंट में भी चेंज करें, मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, ड्राफ्ट है मॉडिफिकेशन पैराग्राफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है रिपोर्ट में जो भी मॉडिफिकेशन आ रही है बताओ। अब क्लियर हो गया? पहले वाले में क्वालिफाइड ओपिनियन, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग बता देंगे। दूसरे में एज्यूम कर लिया हमने डिस्क्लोज किया है तो वो एमसीक्यू मैटर, एमसीक्यू मैटर भी तो मॉडिफिकेशन है, उसको ड्राफ्ट कर लेंगे। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। डायरेक्टर्स ऑफ डेंजल लिमिटेड आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई एंड हैव अप्रोच्ड द ऑडिट। 11 था नहीं था, सॉरी 12 था, 12 था, ठीक। Here firm is the external auditor of Macho Limited for the year ended 31st December 2013. On 12 January 2014, Macho's warehouse was destroyed, resulting in the loss of its entire inventory and an inability to fulfill customers' outstanding order for the foreseeable future. Your firm has concluded को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है हमने कोई प्रोसीजर वगैरह अब नहीं बताने, वो कह रहा है कंक्लूजन पे पहुंच गए हम। That the financial statement should be prepared on breakup basis. breakup basis कौन सी है? Non-going concern, alternate basis, शाबाश। State with reason the implication for your firm's audit report on Macho's financial statement for the year ended 31st December. If the directors of Macho prepares the financial statement on breakup basis and adequately disclose the basis of preparation notes of the financial statements. Unmodified opinion plus material uncertainty तो नहीं है ना? हाँ, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, शाबाश। बी में प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस, मिस स्टेटमेंट, परवेसिव, एडवर्स ओपिनियन। 14 में आपको उसने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है
रिक्वायरमेंट ए तो जनरल है कि गोइंग कंसर्न को एक्सप्लेन करे और बताइए ऑडिटर को इसे क्यों कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर ने वैल्यूएट करके बताना है गोइंग कंसर्न असम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या है? फॉरसेबल फ्यूचर तक कंपनी अपनी ऑपरेशन कंटिन्यू करे। असल केस स्टडी रिलेट करिए बी से। ए तो रटे वाला क्वेश्चन है। बी, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस पर्टिकुलर टू स्टडी एडी विच में इंडिकेट दैट इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। जी, आपको कोई इसमें इंडिकेशंस मिली जिनसे अंदाजा हो रहा हो कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है? क्या इंडिकेशन थे? डेटर्स को क्या हो गया? लॉस फॉर द ईयर है। क्या ये इंडिकेशन है इवेंट या लॉस फॉर द ईयर है इंडिकेशन? पहले तो ये बताइए ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ, क्या ये एक इंडिकेशन है? इंडिकेशन है बिल्कुल कि कंपनी में नॉट बी गोइंग कंसर्न लॉस। कंफर्मेशन नहीं कह रहा, इंडिकेशन कह रहा हूं भाई। हाँ, कंटिन्यूइंग लॉस, लेकिन इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, ये कंफर्म नहीं कह रहा। और क्या इंडिकेशन है? कंफर्म तो जाहिर है वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ही होता है ना। लॉस ऑफ मेजर कस्टमर। नेक्स्ट, कंपैरेटर को कंपनी क्या मैं कह सकता हूं, कंपनी इज इनएबल टू पे इट्स डेट्स। कंपैरेटर्स को पेमेंट डिले कर रहे हैं, सॉरी ये क्रेडिटर्स को पेमेंट डिले कर रहे हैं, तो कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को क्या हुआ? बैंक रिव्यू कर रहा है। हाँ, जो लोन है वो पेएबल है और कंपनी के पास सफिशिएंट फाइनेंसिंग नहीं है उसको पे करने के लिए। कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है लेकिन बैंक ने अभी अप्रूवल नहीं दी लोन की। अगर बैंक अप्रूवल नहीं देता तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, और कोई इशू? हाँ, ये HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स, ये बेसिकली वो जिस बॉडी का क्वेश्चन है उस कंट्री में कोई FBR को कहते होंगे, उस कंपनी के FBR को, कि जिसने टैक्स इकट्ठे करने होते हैं। अगर FBR को आप टैक्स पे ना करें तो वो क्या करता है? अकाउंट सीज कर देता है, वो पता है ना। तो ये भी एक इंडिकेशन है। इस तरह का क्वेश्चन कोई सेट कर सकता है हमसे जिसमें जो हमने इवेंट्स या कंडीशंस पढ़ी हैं उनमें से कोई इवेंट्स या कंडीशन अपीयर हो रही होंगी। हमने वैल्यूएट करना है कि हमने जो लिस्ट याद की थी उसमें से कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। क्लियर हो गई है? जी जी, पूछो। नहीं, ISA का रेफरेंस वाला लिखने की जरूरत नहीं होती। वहां पे जो ISA रेफरेंस अगर लिखे ISA 570, हमारी बुला जाने ISA 570 किस चीज को कहते हैं, वो नहीं लिखने की जरूरत होती। ठीक है, हम जो कुछ बातें बता रहे होते हैं अंडरस्टूड है ISA के मुताबिक ही बता रहे हैं, अपनी तरफ से कोई थोड़ी कंसेप्ट हमने इजाद किए हैं। नेक्स्ट आइए अब चैप्टर 20 पे। चैप्टर 20 की डिस्कशन ये हमारा रिलेट करता है रिप्रेजेंटेशन और सब्सिक्वेंट इवेंट से। तो असाइनमेंट करके आए हैं क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कोई किसकी समरी आपके साथ शेयर कर लूं। पार्ट ए में कह रहा है कि हमारे क्लाइंट ने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी लॉन्ग टर्म और हमें रिप्रेजेंटेशन दे दी कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, लेकिन फिर हमें पता चला कि उसने 1.5-2 महीने में ऑडिट रिपोर्ट अभी साइन भी नहीं की हमने, वो उसने उसको सेल कर दिया। तो बताइए ये कौन सा केस है रिप्रेजेंटेशन वाला? इनकंसिस्टेंसी वाला, कि कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है रिप्रेजेंटेशन में और एविडेंस में। बी, अच्छा क्वेश्चन में आपको ये कैसे पता चला ये रिप्रेजेंटेशन वाला? रिक्वायरमेंट में तो रिप्रेजेंटेशन का लफ्ज उसने इस्तेमाल नहीं किया। जब रिक्वायरमेंट में नहीं इस्तेमाल किया तो फिर हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में उसने रिप्रेजेंटेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। बाज़-औक़ात क्वेश्चन की वर्डिंग होती है व्हाट शुड ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू अडॉप्ट। रिक्वायरमेंट से नहीं पता चला किस चैप्टर का क्वेश्चन, कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन में उसने कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट इवेंट का लफ्ज लिखा होगा, गोइंग कंसर्न का लिखा होगा। फिर जब रिक्वायरमेंट में हमें क्लियर ना हो कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक में से, फिर क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में उसने मेंशन किया होता है।
बी में कह रहा है कि जी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, सिग्निफिकेंट, मैनेजमेंट ने कहा आपको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, अभी की नहीं, तो ठीक है रिपोर्ट दे देते हैं, बाद में आती रहेगी रिप्रेजेंटेशन। नहीं दे सकते, बिल्कुल ठीक है, स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। क्वेश्चन 2 में दो केसेस हैं, दो केसेस है, इनकी समरी बता देता हूं आपको। लाइंस रोड में वो कह रहा है कि लीगल केस है कंपनी के खिलाफ, बताइए लीगल केसेस पे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं? अप्रोप्रिएट है, तो इसमें तो हमें रिप्रेजेंटेशन जरूर लेनी चाहिए। एग्रीड। डेप्रिसिएशन वाला, अच्छा डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट है, इसमें तो कोई हमारा इख्तलाफ नहीं। क्या सारे एस्टीमेट्स पे रिप्रेजेंटेशन लेते हैं या सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स पे? सिग्निफिकेंट एस्टीमेट पे। अच्छा अब इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है वो, आपने उससे कंक्लूजन पे पहुंचना है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सिग्निफिकेंट हो गया तो रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो कह रहा है कि पहली इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन का रेट वही है जो पिछले साल था, जो इंडस्ट्री के साथ कंसिस्टेंट है। दूसरी इंफॉर्मेशन, जो फिक्स एसेट्स को डिस्पोज किया जा रहा है उन पे कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस नहीं है, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा। इन दो इंफॉर्मेशन को देख के बताइए आपके ख्याल में अब डेप्रिसिएशन में कोई मसला है कि नहीं है? डेप्रिसिएशन आपको नॉर्मल लग रहा है कि अनयूजुअल, सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट? नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, नहीं इनसिग्निफिकेंट से बेहतर है नॉट सिग्निफिकेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट होती है कोई भी चीज या अमाउंट की बेस पे या रिस्क की बेस पे। अमाउंट उसने मेंशन नहीं की, ठीक है, कि हम उसको मटीरियलिटी जो फिक्स एसेट की कितनी अमाउंट थी, तो हम रिस्क की बेस पे डिसाइड करेंगे और हमें लग रहा है कि इसमें रिस्क नहीं है, तो इस पे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं? नॉट अप्रोप्रिएट। हाँ ये लिख सकते हैं, अगर आप हमें अमाउंट देते और अमाउंट सिग्निफिकेंट होती डेप्रिसिएशन की, उस सूरत में रिप्रेजेंटेशन आ सकती थी। मतलब ये रूल ना बनाइए कि किसी भी केस में फिक्स एसेट या डेप्रिसिएशन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते हम, वो क्वेश्चन के फैक्ट से पता है। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत कम है तो हमारे लिए रिस्क है इसमें, उस सूरत में सिग्निफिकेंट हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन लेना। तो गिवन केस में रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लग रही। 3 में 3 केसेस हैं, एक है रिसीवेबल, एक है लॉ सूट, एक वेयर हाउस। रिसीवेबल में कह रहा है कि आपका डेटर था, ईयर एंड बैलेंस 0.3 मिलियन है और वो डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस कर रहा है डेटर, इसका मतलब है रिकवरी डाउटफुल हो गई। बताइए एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग? उन्होंने एडजस्ट नहीं किया, तो ये क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इफेक्ट कैलकुलेट, क्या इफेक्ट आता है? इमटेरियल है, 7.5 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसका 5% कैलकुलेट करें, 0.37, तो ये इमटेरियल हुआ मटेरियल? इमटेरियल। ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन। बस सोल्यूशन खत्म हो गया, रिप्रेजेंटेशन लेगा, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, बस यही लिखेगा, बस यही लिख जी। बताइए जी, अदर मैटर पैराग्राफ। यार 100 रुपए के लिए आप इतना गिर जाओगे, मुझे नहीं पता था। और अदर मैटर पैराग्राफ कहां से आ गया मिस स्टेटमेंट में, इमटेरियल में जी? एग्रीगेट भी इमटेरियल होना चाहिए। नहीं भाई मेरा ख्याल है अब आप पहुंच गए, ये 100 नहीं 50 दीजिए भाई, 2 पॉइंट लिखने होते हैं। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट में 2, आइटा शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, आगे ये भी लिखना होता है, प्रोवाइडेड मिस स्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट बेसिस एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस।
हाँ नहीं, हाँ ना, देखा लगाया होता रटा तो आज नाम तो पूरा मिल जाता। लास्ट नोट, एक की सप्लायर, अच्छा कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया प्रायर टू ईयर एंड, सम क्लेम्ड है 1 मिलियन, कह रहा है दिस हैज बीन डिस्क्लोज, इसको डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन हमें कम्युनिकेशन से पता चला कि 0.6 मिलियन पे सेटलमेंट होने वाली है। अब मुझे बताइए प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा बताइए इमटेरियल है कि मटेरियल? मटेरियल है। कैसे पता चला मटेरियल? मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया है उसका क्या? अगर कंपनी रिकॉर्ड नहीं करती इसको तो ये क्या मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन। वेयर हाउस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिग्निफिकेंट रेन, बारिश, अच्छा नॉर्मली आग लगाता होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट में, अब की बार बारिश करवा दी उसने। वो कह रहा है कि जी बारिश हुई, सैलाब आ गया, सारी इन्वेंट्री डैमेज, इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया, नो अमेंडमेंट्स और डिस्क्लोजर हैव बीन मेड, होने चाहिए डिस्क्लोजर, बिल्कुल। अगर डिस्क्लोज नहीं करते, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो ये मिस स्टेटमेंट होगी। इफेक्ट को देख लेंगे मटेरियल और परवेसिव के लिहाज से। अच्छा 4 में कह रहा है कंपनी ने आपको रिप्रेजेंटेशन दी, क्या सर हमने कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं की, हम कानून की पासदारी करते रहे हैं, लेकिन आपको पता चला वायलेशन की है। कौन से वाला केस आया? अच्छा रिक्वायरमेंट, अच्छा नहीं रिक्वायरमेंट में रिप्रेजेंटेशन का वर्ड कह रहा है। अच्छा बताइए इस नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट होती है? अप्रोप्रिएट होती है, लेकिन अब ये बता दिया अप्रोप्रिएट है, लेकिन अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? हमने कहा रिप्रेजेंटेशन तो लेनी थी लेकिन अब इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। बताइए इफेक्ट ऑन रिपोर्ट आएगा, अदर एस्पेक्ट्स पे इफेक्ट आएगा, या दोनों? अदर एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें शामिल थी? रिस्क पे इफेक्ट बताना है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल, एक्सट्रीम केस बेटा। अच्छा ये जो रिस्क है इसकी वजह से प्रोसीजर इंक्रीज होंगे, एविडेंस हमने मोर रिलायबल ऑब्टेन कर, ये सिर्फ स्पेसिफिकली इस केस में होगा कि जनरली बाकी एरियाज में भी जनरली दूसरा अदर एविडेंस भी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो अगर एक एरिया में झूठ बोल सकते हैं तो बाकी एरिया में भी झूठ बोल रहे होंगे। क्वेश्चन 5 इसमें कह रहा है पहले वाले में आग लगी 1 जून को, ये कौन सा इवेंट है? नॉन रजिस्टरिंग। सेकंड वाले में कह रहा है कि मेजर डेटर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, ये एडजस्टिंग इवेंट है। सिंपल क्वेश्चन जी। डेटर को अगर बाद में आग लग जाए, डेटर को आग लग जाए अच्छा उसकी कंपनी शम्पनी को आग लग जाए, हाँ तो आई कैप ने ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में था कि हमने हमारा डेटर ईयर एंड के बाद उसकी फैक्ट्री को आग लगी और वो बैंकरप्ट हो गया, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। नॉर्मली बैंकरप्सी ऑफ डेटर एडजस्टिंग इवेंट होता है, लेकिन अगर आग वगैरह लग जाए तो ये अगर हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग है तो हमारे डेटर के लिए भी नॉन एडजस्टिंग ही है। ये नॉन एडजस्टिंग था, इसमें हमने एडजस्टमेंट नहीं, हमने कहा था डिस्क्लोज करो इसको। क्वेश्चन 6 यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ हब मिल्स लिमिटेड, और फिर इसके बाद कह रहा है एट द प्लानिंग स्टेज मटीरियलिटी लेवल और डिटरमिन एट ₹8 मिलियन। 8 मिलियन को अंडरलाइन कीजिए। क्या क्वेश्चन में जब क्लियरली हमें मटीरियलिटी लेवल दे दे हमें खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत है? सोल्यूशन में शायद उसने कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ वो फारिग है, हाँ उसको छोड़ दें। हाँ अभी वो सीख रहा है, जिसने भी बनाया सोल्यूशन ऑडिट सीख रहा है ना, अभी उसको टाइम लगेगा सीखने में तो 8 मिलियन। अच्छा कंक्लूजन पे फर्क नहीं आएगा कोई, लेकिन बहरहाल कंसेप्ट हमारा पक्का होना चाहिए। जब क्वेश्चन में उसने मटीरियलिटी लेवल खुद से दे दिया, हमने रिकैलकुलेट नहीं करना। कह रहा है ऑडिट टीम हैज कंप्लीटेड द फील्ड वर्क फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इश्यूज। नीचे रिक्वायरमेंट में कह रहा है बताइए इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्या हो सकता है। गुड्स वर्थ ₹3 मिलियन वर रिटर्न बाय a customer on 5th July 2018 due to poor quality. Since the goods were returned subsequent to year end, no adjustment has been recorded by management.
एडजस्टिंग इवेंट है, इफेक्ट क्या है? हाँ हाँ जी बिल्कुल, उसको जो रिटर्न की हुई है उस सेल्स को रिटर्न करना चाहिए प्लस स्टॉक को एनआरवी पे लेके आना चाहिए। अमाउंट 3 मिलियन है, मटेरियल या इमटेरियल? इमटेरियल। क्या लिखेंगे ओपिनियन में? हाँ, अनमोडिफाइड ओपिनियन इफ ऑन एग्रीगेट एंड क्वालिटेटिव बेसिस। नहीं भाई, सेकंड, HML इज फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज, लिक्विडिटी इश्यूज को अंडरलाइन कीजिए। विच हैज रिजल्टेड इन एडवर्स। अच्छा, पहले वाले में तो रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है ना, पहले वाले में रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं? ये सब्सीक्वेंट जी मटेरियल है, ठीक है, इमटेरियल है, इस इश्यू के ऊपर रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, इसको सब्सीक्वेंट इवेंट के साथ रिलेट करके अगर आप कहें कि सब्सीक्वेंट इवेंट की वजह से हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो वो अप्रोप्रिएट होगी। क्या सब लिख जी? हाँ, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट में रिप्रेजेंटेशन इस चीज के ऊपर के वो मटेरियल नहीं है तो वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। दूसरा, लिक्विडिटी इश्यूज विच हैज बीन रिजल्टेड इन एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो को भी अंडरलाइन करें। टू एड्रेस द इशू, HML has sold one of its office to a company managed by a director of HML. कंपनी मैनेज बाय डायरेक्टर ऑफ HML, इसको भी अंडरलाइन करें। इसमें वो और फिर आगे चल के कह रहा है कोई डिस्क्लोजर वगैरह नहीं दिए हमने और डायरेक्टर्स कॉन्फिडेंट है कि कैश फ्लो प्रॉब्लम हल हो जाए। इस एक क्वेश्चन में दो इश्यूज उसने डिस्कस किए हैं, एक है गोइंग कंसर्न का इशू, एक है रिलेटेड पार्टी। इस पे तो रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है ही है, गोइंग कंसर्न पे भी रिलेटेड पार्टी पे भी, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में जब हमने ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताना है, क्या गोइंग कंसर्न इशू रिलेटेड पार्टी को अलग-अलग डिस्कस करना चाहिए कि एक ही अलग-अलग डिस्कस करना चाहिए? बिल्कुल। तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया, मिस स्टेटमेंट। अगर गोइंग कंसर्न इशू के बारे में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है लेकिन उसने ऑडिटर का पॉइंट ऑफ नहीं बताया, ऑडिटर किस कंक्लूजन में पहुंचा है? अगर ऑडिटर का कंक्लूजन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, ऑडिटर का कंक्लूजन नहीं ना बताया, हमें क्या करना चाहिए यहां पे? दोनों, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, एडवर्स, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो फिर हम देखेंगे उसने डिस्क्लोज कर दिया है तो ठीक, फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आएगा, डिस्क्लोज नहीं किया तो वो भी मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। यानी हमने दो इश्यूज बताए, दोनों को अलग-अलग हमने डिस्कस कर दिया, रिलेटेड पार्टी का अलग, गोइंग कंसर्न का अलग। ये क्वेश्चन मुझे लगता है हमने चैप्टर 4 में कवर किया था, वो बताया नहीं आपने। A customer who owed rupees 11 million at year end was declared bankrupt on 15th August 2018. Adjusting event है। Management had already provided 50% of the balance in financial statement. 50% की प्रोविजन ऑलरेडी हो गई है। अब बताइए, एडजस्टिंग इवेंट की वजह से 11 मिलियन की प्रोविजन करनी है या 5.5 मिलियन की? 5.5 मिलियन की, शाबाश। ये भी इमटेरियल, ठीक है। तो बताइए, इस पे ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइडेड। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में ईयर एंड के बाद हमारा एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसल हो गया। ईयर एंड के बाद पार्टी ने मेजर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, हमने उसके लिए कोई सामान वगैरह भी इकट्ठा किया हुआ था। बताइए, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? मुझे तो नॉन एडजस्टिंग लग रहा है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट एक दिन में कैंसिल करते हैं और क्या आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल करते हैं। आज 10% कैंसिल है, आज 5% है, आज 2.3, ऐसे कैंसिल होता है। और दिमाग नहीं बना होता। गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया, क्वेश्चन में कह रहा है गवर्नमेंट ने ऑर्डर बैन कर दिया। गवर्नमेंट का दिमाग कैसे, आप कैसे बनाते हैं माइंड गवर्नमेंट का, मुझे बताइए। एक ही दफा बनता है माइंड। गवर्नमेंट ने अचानक ऑर्डर आता है ये चीज बैन हो गई, इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होनी। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर तो अचानक आता है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है।
जी, ये थे हमारे चैप्टर 20 के क्वेश्चन। मेन इशू मैंने डिस्कस कर दिए इस क्वेश्चन 7 में। जी, अगर सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही होती तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में जो फैक्ट्स उसने दिए हैं उनके मुताबिक बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया सडनली। नहीं नहीं, र्यूमर का होना कोई अब ये आप अकाउंटिंग वाली साइड पे जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग के टीचर आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो IFRS 2 नहीं पता कि क्या होता है। वो भाई ने बताया क्या होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट। हाँ, शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं, मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट हूँ। हाँ जी, इनकी एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम था भाई। चलिए, ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब हम करते हैं 3 मिनट की ब्रेक। क्लास से बाहर नहीं जाना आपने। इन 3 मिनट में आपको असेसमेंट टेस्ट 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जी, जी, लेक्चर ब्रेक के बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको एक पेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये हम ई मार्किंग के हवाले से डिस्कशन करने लगे हैं। एक आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये आंसर शीट आई कैप का जो पैटर्न है टेस्टिंग का, उसके मुताबिक बनाई गई है। आई कैप ने ई मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ई मार्किंग सिस्टम में आपने कंफ्यूज नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट समझते हैं कि शायद हमारा पेपर कोई कंप्यूटर टेस्ट चेक करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आखिर मतलब वो इंसान ही चेक करेंगे, और आपकी राइटिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी राइटिंग ख़राब है, राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि रीडेबल हो, ठीक है, कोई बंदा पढ़ सके उसको। अब ई मार्किंग सिस्टम में हमारा जो कैफ 9 का सब्जेक्ट है, ये ई मार्किंग सिस्टम के मुताबिक कंडक्ट होगा। ई मार्किंग सिस्टम का मतलब क्या है, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, हमने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। इससे आई कैप को हमारा पेपर चेक करने में आसानी होगी, ठीक है। इसका ताल्लुक है कन्वीनियंस से, कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो कन्वीनियंटली अच्छे तरीके से पूरा हो सके। इसमें सबसे पहले देखिए, जो आपको आंसर शीट मिलेगी जब आप सेंटर में जाएंगे तो आंसर शीट होगी इस फॉर्मेट पे। बेहतरीन तरीका तो ये है कि आई कैप ने ई मार्किंग सिस्टम के ऊपर अपनी एक वीडियो बना के अपलोड किया, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आई कैप के फेसबुक पेज पे भी, आप वो जाके उसको देख लीजिए एक दफ़ा। वो 8-9 मिनट की वीडियो है, ठीक है, उसको भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो भी रीड करें। प्लस उसकी जो समरी है, और कुछ स्टूडेंट्स जो गलतियाँ करते हैं वो मैं क्लास में भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले ये पेज आएगा। इस पेज में आप देखिए, ये उसने कॉर्नर बनाए हुए हैं, 4 कॉर्नर। हमने कभी भी इन कॉर्नर से बाहर नहीं जाना, ये बॉर्डर है, इससे बाहर नहीं जाना। वैसे जगह कोई इतनी है भी नहीं, आप जाना भी चाहें तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोई लफ्ज़ नहीं हमारा उससे बाहर जाना चाहिए। सबसे पहले आपने नेम लिखना है कैप्स में, बड़ी ABC में। सब्जेक्ट लिखना है, ये भी बड़ी वाली ABC में। फिर इसके बाद आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, दाएं बाएं से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने सिग्नेचर करना है। तीनों पे नहीं सिग्नेचर करना है भाई, खुद पेपर दे रहे होगे, खुद ही चेकिंग कर रहे होगे मैं सही पेपर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, ऐसे थोड़ी होगा भाई, वो दूसरे बंदों का काम है। ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, तो आपने सिर्फ अपने वाले खाने में साइन करना है। इसके बाद ये आई कैप की वीडियो ये मैंने तो जाके पेपर नहीं दिया, आई कैप की वीडियो ये कहती है कि 15 मिनट पहले आपका जो रीडिंग टाइम होता है ना, उससे 15 मिनट पहले आपको ये शीट मिल जाएगी। आपने किस लिए मिलेगी भला, आपने इसको रीड करना और फिल करना, ठीक है। हाँ, रीड करना। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा स्टार्टिंग टाइम है 9 बजे, 9 से 12:15, तो हमने किस वक्त पहुंचना है एग्जाम हॉल में? हाँ,
9:30 नहीं भाई, 8:30 बजे, 8:30 बजे पहुंचना चाहिए आपको। क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट, हॉल के एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल होने में भी टाइम लगता है और ये अहम चीज होती है, तो कोशिश किया गया। इसके बाद अहम चीज आपने CRN लिखना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट CRN 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट CRN होता है ना। आपने सबसे पहले CRN ऊपर लिखना है। जैसे फर्ज कीजिए मेरा CRN होता था, मुझे अभी तक याद है, लेकिन वो 7 डिजिट होता था, 01078991। फर्ज कीजिए 0 को निकाल दें, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 107891। ये नंबर में लिखना है लाजमी, नंबर में लिख दिया। इसके बाद नीचे जो उसने नंबर दिए हुए हैं, रेलिवेंट नंबर को आपने फिल कर देना है, क्या पेंट कर देना है। और सबसे अहम चीज, ये मेरे पास 4 कलर हैं, तो मैं रंग बिरंगा किस्म का पेपर अटेम्प्ट कर दूं तो ज्यादा नंबर देगा। भाई ये CA का पेपर है, NCA का नहीं है। सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है, ब्लैक के साथ तसल्ली के साथ। अब देखिए उसने बताया हुआ है कि स्टूडेंट क्या हरकतें करेंगे, उसे पहले से पता है। उसने कहा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट लगाएंगे इसके अंदर क्रॉस, कुछ टिक लगाएंगे, कुछ जल्दी जल्दी में ऐसे कर देंगे, देर से आए जल्दी जल्दी। कहता है नहीं, तसल्ली के साथ इसका पूरा मुंह काला कीजिए। ये 1, ये 0, ये हाँ फुड़काना नहीं है यहाँ पे, 1 0 7 8, हाँ 8 और ये 9। ये समझ आ रही है आपको? ये थोड़ा सा जगह रह गई थी, मैंने फिल कर दिया। 9 1, यानी आपने ऊपर वर्ड्स में भी लिखना है अपना CRN नंबर, और नीचे आपने इसको हाँ सर्कल में भी आपने इसको हाईलाइट कर देना है ब्लैक के साथ। फिर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, ठीक है? आपको फॉर्मेट दे दिया गया, घर जाके तसल्ली से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। इसमें एक इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा मैं आपसे चाहता हूं उसकी आप हल्की फुल्की डेविएशन कर दें। वो कह रहा है कि अवॉइड राइटिंग ऑन क्वेश्चन पेपर और एनी पेपर अदर देन द आंसर स्क्रिप्ट। देखिए क्वेश्चन रीडिंग टाइम का मकसद ये होता है भाई, ये रीड करें क्वेश्चन पे, उसमें कोई जहन में आया कंसेप्ट वो नोट कर लें। तो भाई अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखने की इजाजत नहीं देनी तो रीडिंग टाइम किस लिए दिया हमें? ठीक है, आपने रीडिंग टाइम में क्वेश्चन को पढ़ना है। जिस तरह मैं आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करवाता हूं ना, उसी तरह अंडरलाइन करते जाए कीवर्ड्स। अंडरलाइनिंग में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे आपको लगे कि कोई लफ्ज अहम वर्ड जैसे गोइंग कंसर्न, एप्रोप्रिएट, आप एप्रोप्रिएट लिखना चाहते हैं, नॉट एप्रोप्रिएट लिखना, या ये लिखना चाहते हैं चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर, रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न, पूरे का पूरा ना छाप दें, लेकिन कीवर्ड हल्का सा मेरे ख्याल में लिख सकते हैं। मैंने स्टूडेंट से पूछा जो पेपर दे के आते हैं, वो ये कहते हैं कि वो कोई इसमें प्रॉब्लम करते नहीं है। कभी कभार कर दें तो वो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पेपर लेके दूसरा क्वेश्चन पेपर दे देंगे आपको, हाँ उस पर भी लिख दें, लेकिन करते नहीं है। मैंने जितने स्टूडेंट से पूछा है उन्होंने कहा कि वार्निंग देते हैं ज़बानी कलाम में, लेकिन इस इशू के ऊपर वो ये नहीं करते कि जी आपको मना करते। और असल में रीडिंग टाइम का मकसद यही होता है कि आप अपना प्लानिंग कर लें सारी कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। फिर उसके बाद जब दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको मैं आपको यही चाह रहा हूँ कि अंडरलाइन कर लें और कीवर्ड लिख लें, ठीक है? अगर कोई एग्जामिनर कोई आपको वार्न करता है या कोई इशू होता है तो फिर आप उसकी जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, हाँ, और बाद में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ताकि हम जो है नेक्स्ट टाइम जो है इसका कोई इलाज निकालें। ये पेज फिल हो गया, ये 3 पेज फिल करने बताने हैं मैंने आपको। ये हमारा मेन पेज था, इसके ऊपर आपने नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री स्क्रिप्ट्स अटैच्ड, ये नजर आ रहा है आपको, इसको भी फिल नहीं किया। वो कहता है 32, ये तो आपको सिर्फ 2 सफ़े 4 सफ़े दे दी ना, 4 सफ़े। आई कैप आपको 32 पेजेस देगा, ठीक है? 32 पेजेस देगा। सुन लें, इस पेज पे आपने जो लिखा वो लिख दिया। सबसे अहम चीज क्या थी? नेम, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, CRN। क्या चीज अहम थी? नेम, सब्जेक्ट, CRN, सिग्नेचर। नेक्स्ट पेज आपका ये पहला पेज नहीं होगा, इस पे नहीं लिखना, इस पे नहीं लिखना, उस पे नहीं लिखना ना, बता तो रहा हूं नहीं लिखना। आप लिखते आए हैं,
ये मेरा ख्याल है उन्होंने ये पेज अलहदा कर देना होता है ताकि आइडेंटिफिकेशन आ जाए। ये अच्छा, ये ब्लैंक होता ही नहीं है ये, बट ठीक है, इसीलिए नहीं होता ताकि आप कुछ लिखने की कोशिश ना करें। और ये जो आखिरी पेज है ये भी ब्लैंक होता है, इस पे भी कुछ नहीं लिखना। उस पे लिखा होता है डू ना, हाँ ठीक है, क्या लिखा होता है? डू नॉट राइट, तो फिर डू नॉट राइट। अच्छा, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखें, ये उसने सारी लाइनें लगाई हुई। अगेन वहां पे आपने जो उसने बॉर्डर दे दिया उससे बाहर नहीं जाना। और खास तौर पे यहां पे उसने कोई बार कोड लिखा होता है, कि यहां पे भी है, एक ऊपर भी होता है। बार कोड को आपने क्रॉस नहीं करना, इससे उसने रीडिंग करवानी होती है। हाँ, बार कोड को कोई कैंसिल ना कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए, अटेम्प्ट करेंगे। सबसे अहम चीज, ये 3 डब्बे नजर आ रहे हैं क्वेश्चन के साथ, इनको कैसे फिल करना है, इनको कैसे ब्लैक पेन से करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हमारे टीए हैं नजाकत अली, उन्होंने आपके टेस्ट चेक किए हैं और जो आप लोग गलतियां करते हैं अटेम्प्ट करने में वो उन्होंने आइडेंटिफाई की है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर में याद रखिए, आपने क्यू नंबर 1 ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना भाई। इस पे क्वेश्चन लिख देना उसने, क्यों लिख रहे हैं। इसके बाद अगर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपने इधर नहीं लिखना। हाँ, बोर्ड पे बता दे तो। इधर लिखा है उसने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। 1 इधर नहीं लिखना, मैंने लेफ्ट से करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। 3 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 के 2 पार्ट है, 3A, वो कैसे करना है? 3A ऐसे नहीं करना, 3 इधर है, A इधर है। लास्ट वाले को क्रॉस नहीं करना, और नहीं हो हाईलाइट में काला भी नहीं करना, बस सिर्फ 3A ऐसे लिख दें। क्या खाली छोड़ दे, कुछ कह रहे हैं आपको, कुछ डब्बा है खाली छोड़ दे। ये 3A ऐसे भी नहीं करना, 03 भी नहीं करना। अच्छा, ये होती है ना क्रिएटिविटी। 3A सब पार्ट्स को कैसे करना है? 3A1 क्वेश्चन 10 का सब पार्ट, ये हाँ क्वेश्चन पूछा 10B2, ये ले 10, ये B, ये 2, 1010, ये 1010 नहीं लिखा है मैंने, 2010 थोड़ी लिखा है। नहीं, 1 अगले में 0 इधर नहीं लिखना। और भाई ये क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर होता है, चाहे 12-13 जो भी हो, एक डब्बा एक डिजिट नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखना है। मेन क्वेश्चन नंबर पहले, फिर उसके बाद। अच्छा, आप आगे सुने, मैंने जी 10B2। अच्छा, मुझे ये बता दो 2 के आगे सब पार्ट बनाएगा कैसे, पहले मुझे ये बता दो। हैं तो एक साइंसदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा मैंने एक ऐसा तेजाब इजाद कर लिया है जो दुनिया की हर चीज को गला सकता है। और पीछे कोई साहबी बैठा था, कहता मुझे सिर्फ इतना बता दो, उस तेजाब को रखोगे कहाँ? और भाई ये 10B2 आगे कैसे जा सकता है यार, खुदा का होकर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं 10B इधर कर दिया, 2 लाइनों में आंसर खत्म हो गया। 10B 10C नीचे ना कर दूं, तो सारा सवाल खाली जाने दो, तो जाया हो जाएगा, आई कैप का नुकसान होगा। जी भर के नुकसान करें आई कैप को, हमारा पूरा कैरियर तबाह कर देता है, हम क्यों ना उसका नुकसान है। तो सफा जाने दे। स्टूडेंट कहते हैं सर फ्रेश क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से करना है, बिल्कुल। कहते हैं सर सब पार्ट, भाई वो भी नेक्स्ट पेज से, सब पार्ट का सब पार्ट,
भाई वो भी नेक्स्ट पेज से। तेरे को क्या टेंशन है, मसला है तो आई कैप की सप्लीमेंट्री शीट ले लेना। क्या आई कैप सप्लीमेंट्री शीट देगा? बिल्कुल देगा। शायद वो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने मना कर दिया, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, लेकिन आई कैप कहता है बेफिक्र रहे, जितने शीट्स चाहिए आपको मिलेंगे जी। हाँ 6 से ज्यादा। ओ भाई क्या करो, उसके ऊपर अपनी अलिफ लाला भी शुरू कर दोगे ना तो वो भी 3.25 घंटे तक 6 शीट पूरी नहीं होते। अच्छा अब सुने, पहला सफा कैसे फिल करना है ये बता दिया, मेन जो उसके बाद हमारी आंसर शीट का पेज है वो कैसे फिल करना है ये बता दिया। अच्छा फर्ज कीजिए मेरा क्वेश्चन गया 2 सफ़ों पे, मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10A, दूसरे सफ़े पे गया, क्या मुझे दूसरे सफ़े के टॉप पे कुछ लिखना है? लिखना है 10A, 10A उधर भी लिखना है, 10A लिखना है। ना लिखे क्यों ना लिखे, लिखना है तो लिखना है, फिर लिखना है तो लिखना है, क्या मसला है, क्या टाइम बचा लेंगे आप, ना लिखे। अच्छा ये कानून की पासदारी नहीं करनी, अगला सवाल यही पूछना है सर अच्छा अगर वायलेशन करे तो? नहीं भाई लिखा तो ले। अच्छा आप सुने, क्या हमें अगर हमारे सफ़े खत्म सप्लीमेंट्री शीट मिलेगी? बिल्कुल मिलेंगे। हमने सप्लीमेंट्री शीट दी, वो बिल्कुल ऐसे ही होगी सिवाय 2 चीज़ों के, नाम और सब्जेक्ट। पता किधर है? पता घर से आके पेपर लेना उसने, नाम पता टेलीफोन नंबर, नाम नेम और सब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी इसी तरह होगा। क्या हमें CRN नंबर फिल करना होगा? साइन करने होंगे? बिल्कुल करने होंगे। अच्छा अब सुनिए, साइन कर ये इसको कैसे शीट करना, पहली शीट ली, इसके ऊपर लिखे 1, सप्लीमेंट्री शीट के ऊपर भी यही डब्बा बना होगा, उसके ऊपर क्या लिखना है? 1 पे टिक लगाना है, उसके 1 पे टिक लगाना है, इसके भी 1 पे टिक लगाना है, लगा दिया। फिर उसके बाद हमें बहुत ज्यादा आता था पेपर, धड़ाधड़ छाप, दूसरी शीट ले ली, दूसरी शीट के 2 पे टिक लगेगा, इस 1 पे नहीं लगेगा, इसके 1 पे तो लगा चुके थे, अब 2 पे भी लगाना है। इस पे होगा कलेक्टिव टिक, उन पे होगा इंडिविजुअल टिक, सप्लीमेंट्री शीट। तीसरी हाँ टिक तीसरी शीट लेंगे तो बताएं, आप बताएं, तीसरी शीट लेंगे तो उस शीट पे हमने नाम लिखना होगा? नहीं, उस शीट के ऊपर जब नंबर आएंगे 3 पे टिक लगाना है। इस शीट पे क्या करना है? 1 पे ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 पे भी कर चुके हैं, 3 पे भी लगा देना। क्लियर हो गई है बात? ये था हमारा ई मार्किंग सिस्टम। मजीद गाइडेंस उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आई कैप की वीडियो जो है उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है जी। अच्छा अब इसके अलावा हमारे जो टीए थे, सुन लीजिए, जो नज़ाकत अली टीए थे उन्होंने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं स्टूडेंट के। मैं क्विक सी समरी आपको बता दूं कि 60% स्टूडेंट जो है वो अपना CRN नंबर, वो जो काला करते थे नाम, वो सही फिल नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा 53% स्टूडेंट है जो सेम पेज पे ही सब पार्ट स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन का, वो भी गलत है। 63% स्टूडेंट है जो अगले पेज, जब क्वेश्चन नंबर पेज पे लिखना होता है तो पेज के टॉप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, वो क्लास टेस्ट की आदत पड़ी होती है, क्वेश्चन नंबर 10B उधर लिख देते हैं पेज के नीचे। यानी बजाय ये कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखें, यहाँ इन बॉक्स में वो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भाई ऐसे नहीं करना, ये ऊपर डब्बे किस लिए हैं, इनको खाली नहीं छोड़ना, क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखना है। फिर 4% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ओवर राइटिंग की है 10, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं कोई 9 करता हूं, 9 कर दिया। भाई बेहतर है पहले डिसाइड कर ले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इधर ओवर राइटिंग को अवॉइड करे, ये बहरहाल तादाद कम है। क्वेश्चन बॉक्स में नंबरिंग रॉन्ग मैनर में की 20% के करीब स्टूडेंट्स ने, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करनी है। नंबर इधर है, सब पार्ट आगे आएंगे। फिर सेम 80% से ज्यादा स्टूडेंट ने सब पार्ट सेम पेज पे स्टार्ट किया है, और ठीक है
इंटरेस्टिंगली वैसे CRN नंबर ही गलत लिखा स्टूडेंट ने, वो CRN नंबर जो आप करते हैं ना उसको हाईलाइट, वो सही तरह किया करें जी। बाकी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली जी। हाँ कॉलम देखिए, आई क्या आप जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, जैसे इंटरनल कंट्रोल में वो कहता है वीकनेस भी दो रिकमेंडेशन भी दो, तो वो ऐसे नहीं करेगा कि वीकनेस का पार्ट ए होगा रिकमेंडेशन का पार्ट बी होगा। रिसेंट क्वेश्चन उसने टेस्ट किया, आप जाके देखें, उसने ये पार्ट ए बी नहीं बनाया, क्वेश्चन दे के क्लियरली कह रहा है वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें और उसी क्वेश्चन के आगे कह रहा है रिकमेंडेशन भी दीजिए। तो आप सेम पेज पे कर सकते हैं, वो सेम पेज पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टाइल। वरना अगर फर्ज कीजिए ए बी लहदा करता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगी कि फर्ज कीजिए 10A में उसने कहा वीकनेस, 10B में कहा उसने रिकमेंडेशन, फिर ऑप्शन ये होगी 10A इधर आएगा 10B इधर आएगा, ये हमारे आमने सामने करना, फिर भी हमने वही काम है आमने सामने वाला, लेकिन अब आई कैप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लेंगे। ये वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है कैसे पूछेगा, क्लियर हो जी। नहीं मुझे समझ नहीं है, वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 कर देता है और रिक्वायरमेंट में कहता है पार्ट ए ये पार्ट बी ये। हमने नंबरिंग करनी होती है रिक्वायरमेंट के लिहाज से। क्वेश्चन में जो उसने अगर कोई दिया हुआ है, जैसे ये 3 वीकनेसेस हैं 1 2 3, रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि इसमें बताइए कि क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं, तो हमने जो पेपर पे नंबरिंग करनी है रिक्वायरमेंट में जो उसने ए बी कहा हुआ है उसके मुताबिक नंबरिंग करेंगे। चलिए ये था ई मार्किंग सिस्टम। ई मार्किंग सिस्टम की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब 30 सेकंड की ब्रेक करते हैं। जिन स्टूडेंट की कोई क्लास है वो जाना चाहे जा सकते हैं, बाकी हम असेसमेंट टेस्ट 2 डिस्कस करेंगे। जी हमने आज के लेक्चर में केस स्टडी डिस्कस की, चैप्टर 20 21 की। हमने ई मार्किंग सिस्टम डिस्कस किया। आपने जो मॉक टेस्ट इंश्योर कीजिएगा कि लाजमी दीजिए, उससे इंश्योर हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उसको मिस ना कीजिएगा। और जो मॉक आपने अटेम्प्ट करना है वो ई मार्किंग सिस्टम में जो आपको टिप्स बताई गई हैं, रूल्स बताए गए हैं, इनको फॉलो करते हुए अटेम्प्ट करना है। जो असेसमेंट टेस्ट 2 की डिस्कशन है वो अब हमारा एग्री ये हुआ कि जो मॉक होगा तो उस दिन हम असेसमेंट टेस्ट 2 की डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।